आसिफा जी ने एक शिकायत की है। शिकायत ये है कि आपके कहने पे, लेकिन सोमेश जी तो कहते ही नहीं है, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन देते ही नहीं है। खैर, आगे इनकी बात सुनते हैं। जनवरी 25 में इन्होंने आर्टेमिस मेडिकेयर के 2,500 शेयर खरीदे, 330 पर इन्होंने खरीदा था। अभी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। सोमेश जी, लगता है डिस्क्लेमर हमें हर सवाल पे चलाना पड़ेगा। अ, मुख्य बात यह है कि यहाँ जो भी चर्चा होती है, हम लोग हर बार कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं कि यहाँ जो बातचीत हो रही है वो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस चर्चा को एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल करके आपको आगे अपना रिसर्च करना है और साथ में अपनी खोजबीन पढ़ाई लिखाई करके फिर अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और उसमें ज़रूरी लगे तो साथ में आपको एक अ, अ, जो प्रोफेशनल एडवाइस आपको साथ में ज़रूर लेनी है। तो इन सब के बाद खैर, लेकिन फिर भी अगर हमें जनवरी में लग रहा था आर्टेमिस कि हाँ ये ठीक हो सकता है, मुझे तो याद नहीं है कि उस समय आपने क्या कहा था, लेकिन उस समय जो भी हमारी चर्चा हुई होगी उसको सुनकर के इन्होंने 330 पे ये शेयर खरीदा था। अभी इन्हें नुकसान हो रहा है। क्या जनवरी से अभी तक इसकी चीजें कुछ बदली हैं या कोई टेक्निकल करेक्शन हो रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसको आज की तारीख में? जनवरी में देखिए देखिए मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पहली चीज़ को मेरा यहाँ कोई आना जाना किसी भी रिकमेंडेशन के लिए नहीं होता है। आता हूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस पे मेरी जो भी समझ है वो बता देता हूँ। इस पे प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट बनता है तो कोई आपसे शेयर मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मैं आपको एजुकेट अवेयर करने आता हूँ। अगर उस एनालिसिस में मुझे नहीं पता, कि मुझे तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना आगे होगा कि मैं वन साइड एनालिसिस करके रह जाऊँ। मैं दोनों साइड हमेशा देखता हूँ और हर एनालिसिस एक रिस्क पे बेस्ड होती है। पहली चीज़ कि ऐसा है तो कभी अगर मिल जाए, अगर है तो क्या बोला था मुझे मुझे याद नहीं, मुझे तो स्टॉक का नाम ही याद नहीं रहता, इतने सारे आते हैं। तो मुझे कटिंग आप भेज दीजिएगा, जस्ट इन केस होता है तो मैं भी हो सकता है अपने आप को समझ देख के सामने सीखने की कोशिश करूँ उसमें। जनवरी में आपने अगर डेटा देखा होगा तो राजीव जी, किसी भी तरीके से जनवरी में कोई भी अंधा आदमी भी इसको बाय नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी चीजें में, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता हूँ। हो सकता है आपको कड़वा लगेगा, सिंपल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लग सकता है। आई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी में ये स्टॉक एक राउंडिंग टॉप बना के आ रहा है। राउंडिंग टॉप बना के आ रहा है तो आपके पास दोनों तरह का चीज देखना चाहिए कि आपका एक ब्रेकआउट हुआ है 290 के आसपास का पैटर्न ब्रेकआउट है ना। 290 का जो पैटर्न था आपका अगस्त 2024 का, अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट है तो इसका ऊपर जाना बनता है। लेकिन ये जो ऊपर आके थ्रोबैक होता है, इस थ्रोबैक को रीड किया जाता है और इस थ्रोबैक में आपको कहीं सपोर्ट लेवल मिलेगा। मतलब इस थ्रोबैक का लॉजिकल सपोर्ट लेवल तो आपको 290 के आसपास ही हो जाना चाहिए था, बिकॉज वो ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, यहाँ के नीचे अगर घुस गया है या कोई पैरामीटर तो उस समय लग गया होगा जिसके बेसिस पे ये नहीं बाई बन सकता है, या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वो तय चीज है, बिकॉज आपका राउंडिंग टॉप लग चुका है। और 300 290 के नीचे ये उस समय भी कभी पैरामीटर में आपको अब भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी पैरामीटर, वो तो मेरा थियरी है, मैं उससे डिबेट नहीं करता। आपका रिस्क ट्रिगर होना ही चाहिए था। अगर आप नहीं करते हैं तो आपने किताब सही नहीं पढ़ा है। ओके, ये राउंडिंग टॉप बन गया, राउंडिंग टॉप बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने सारी कहानी है। आपका ये पूरा का पूरा हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कन्वर्ट हो गया तो कहाँ तक का करेक्शन हो गया ये भी दिख गया, और उसके बाद नहीं बनता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, मुझे लगता तो नहीं है कि मैं इतना गलत डेटा पढ़ूंगा, लेकिन हाँ, आपने कुछ बोला है तो उस स्टेटमेंट का स्वागत है, उसमें मैं ना नहीं करता हूँ। लेकिन ये प्लीज मत कहिएगा कि मेरे कहने पे आपने खरीद लिया। मैं किसी को खरीदवाने यहाँ नहीं आता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको थोड़ा बहुत जो भी अपने कोशिश से कम कर सकूं। जी, बिल्कुल। तो अब आज की तारीख में, अब चलिए, उन्होंने क्या सुना और क्या समझा, और मुझे मुझे भी ये याद नहीं है कि हमने इस शेयर पे कब क्या बात की थी, लेकिन इन्होंने 330 पे खरीदा है। आज की तारीख में ये नुकसान में है, इनकी चिंता है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए और
क्या इसके पैरामीटर्स जो इसकी सेल्स ग्रोथ है, उन सबको देख कर के क्या कोई आपको बड़ी चिंता लगती है? क्योंकि अगर इसके आप ताज़ा आंकड़े भी देखें, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी ठीक-ठाक ही है, इम्प्रूव ही हुई है पिछले 3 साल में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने ठीक-ठाक काम किया है, अभी इस क्वार्टर के नतीजे आए नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते बाज़ार ने अचानक से ये करेक्शन दिखाया, जो इस साल का पूरा करेक्शन है? या फिर वो सारा करेक्शन जो है वो सिर्फ़ एक एडजस्टमेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल राइज़ इसके अंदर पहले से आ गई थी? जी, अगर इन आइसोलेशन इसके पैरामीटर देखे जाएँ तो कोई कहीं पे कुछ ख़ास खराबी नहीं दिख रही है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट थोड़ा-सा स्टैग्नेशन जैसा है। लेकिन उस स्टैग्नेशन में मार्केट क्या करेगा आपको कि अगर वैल्यूएशन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा तो वैल्यूएशन करेक्ट करेगा, है ना? वैल्यूएशन क्यों करेक्ट हो सकती है? एक तो आपका अगर सेल्स ग्रोथ अगर एक ही रेंज में आ गया है और वैल्यूएशन उसके आगे निकल चुका है, तो करेक्ट करेगा। या कहीं आपका मार्जिन जो सस्टेन हो रहा था, वो मार्जिन सस्टेन नहीं है, तो करेक्ट करेगा। या तीसरा आ जाते हैं कि बॉटम लाइन पे। बॉटम लाइन पे अगर आपके सेल्स हो रहे हैं और मार्जिन सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो आपको बॉटम लाइन इम्पैक्ट हो रहा है। तीनों में से कहीं न कहीं तो कुछ होना चाहिए। मुझे जी। ऐसा नहीं लगता कि इसका पैरामीटर बहुत कोई खराब हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। तो क्या जो हुआ सारी होगा? बातें आपने कही, सेल्स पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, मार्जिन 15-16% पे लगातार बने हुए हैं, प्रॉफ़िट हुँ। लगातार इम्प्रूव हो रही है। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि जो पिछली 4 तिमाहियाँ हैं, वो 21, 22, 23 के आसपास थोड़ा-सा कहीं पे प्रॉफ़िटेबिलिटी में वो मामला अटका है। हाँ, बिल्कुल, यही बात है। और देखिए, ये जो सेक्टर है ना, ये हॉस्पिटल का है ना। हाँ, तो हॉस्पिटल सेक्टर में वैल्यूएशन तो 40-45 टाइम पे चलता ही है, चल ही रहा है क्योंकि ग्रोथ सेक्टर है ना, इसमें ग्रोथ हो सकता है। अब मोस्टली सब हॉस्पिटल तो 15% के आसपास पे अपना बेड ऐड कर ही रहे हैं, ग्रो कर ही रहे हैं। अ, तो हॉस्पिटल वाले सेक्टर में एक वैल्यूएशन करेक्शन के अलावा अनलेस आप ग्रोथ नहीं करें, मतलब ग्रोथ क्या कैसे समझाएँ मतलब स्टेट के हिसाब से क्रॉस बॉर्डर समझ लीजिए। मतलब आप ईस्ट में हैं तो ईस्ट के बियॉन्ड नहीं जाएँ, आप वेस्ट में हैं तो वेस्ट के बियॉन्ड नहीं जाएँ क्योंकि आप एक क्या होता है कि एक आप अपने एरिया में ही ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एरियल ग्रोथ लगता है, आप दूसरे एरिया में जाते हैं, किसी के साथ टाई अप करते हैं या जब आपका एक ब्रांड बन जाता है, मान लीजिए कि क्या लिया जाए, अभी हमारा सबसे ज़्यादा डिस्कशन में कौन-सा चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल ले लीजिए। तो अभी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया है बिकॉज़ लेकिन अभी वो क्या कर रहा था कि ठाणे, मुंबई, पुणे में अपना ब्रांड बनाने में लगा हुआ है। एक बार ये जब आप समझ लीजिए कि ये ब्रांड बन गया, सब जगह पता चल गया कि हाँ, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी मतलब बहुत ही प्रीमियम लग्ज़री टाइप ऑफ हॉस्पिटल है। तब वो बियॉन्ड महाराष्ट्र या कहीं और जाएँगे एक्सपैंड करने के लिए तो उनको दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो हॉस्पिटल ये सब का जो चेन है या जो भी रिटेल चेन है, इन सब का पहले ब्रांडिंग होता है, ब्रांडिंग के बाद या तो टाई अप से एक्सपैंड कर लीजिए या फिर अपना एक ऐसा नाम बना लीजिए कि पैन इंडिया प्रेज़ेंस हो जाए तब। तो इनका तो ऐसा कुछ नाम नहीं है आर्टेमिस मेडिकेयर का। यानी कि ये जिस एरिया में है पहले इनको अपना ग्रोथ उधर ही अपना आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। देखिए, इनका बेस गुड़गाँव में है और हाँ, रिसेंटली इन्होंने अपने कई सारे एक्सपेंशन प्लान भी सामने रखे हैं। जैसे अभी इसने एक हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की बात कही थी, महीने भर पहले ये घोषणा सामने आई थी और ये अ, इसमें इन्होंने अ, ये कह रहे हैं कि ये सेंटर जो है वो उसमें थोरैसिक ट्रांसप्लांट और मैकेनिक सपोर्ट, ये नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर होगा, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, नहीं, उ उस पे जाने से अच्छा ना राजीव जी, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ जी। कि क्या ये ग्लोबल हेल्थ बन गया है, नारायणा हृदयालय बन गया है या ऐसा कोई नाम बन गया है कि ये अपना जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करके अपने रेवेन्यू को और मशरूम करने की एबिलिटी रखता है। अभी नहीं है, इससे इससे और भी बड़े और भी नामी हॉस्पिटल हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको देखना है कि एक हॉस्पिटल की अपनी क्या एबिलिटी है ग्रोथ कर पाने की, क्या अपने एरिया में कर पाएगा, अपने एरिया में कर पाएगा तो कितना कर पाएगा और फिर उसके बियॉन्ड निकलने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो वो ब्रांड ये नहीं है ना कि अभी आप ये सीधा का सीधा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करके आप वहाँ पे लगा दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब वैसे 40 टाइम का वैल्यूएशन कोई बहुत ऑब्सीन वैल्यूएशन
हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रोथ है, हर साल 15% पे बेड बढ़ रहा है आपका, क्या बोलते हैं, इलाज का प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे भी आप ठीक है, कह सकते हैं कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिन एक्सपेंड है, लेकिन फिर मुझे लगता तो नहीं है कि किसी का मार्जिन एक्चुअली श्रिंक होता है, अस्पताल का तो नहीं होता, उनको बहुत पैसा कमाता है। तो वो जो मेन चीज़ है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन अब जो हो रहा है, ये इनका नॉर्मल रेंज में आ रहा है। बिकॉज़ आप हम अगर बात करते हैं ना इसका कि दिसंबर जनवरी में, तो दिसंबर जनवरी में आप राजीव जी, मतलब इतना भी मैं बड़ा गधा नहीं हूँ कि 65-70 टाइम्स पे जिस हॉस्पिटल का वैल्यूएशन जनवरी में रहेगा, मैं बोल दूँगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है। फंडामेंटली कैसे हो सकता है? मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, आप बताइए। 40-45 मैंने हमेशा डिस्कशन किया है कि हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर का एक रीज़नेबल, आज हालाँकि महँगा है, 15-20%, 15-18% ग्रोथ के लिए फिर भी 40-45 टाइम महँगा है, बट अपॉर्च्युनिटी इतनी आगे जाके है कि ग्रो किया जा सकता है, बेस बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम अभी भी डायग्नोस्टिक का, हेल्थ केयर का 40 टाइम का वैल्यूएशन देते हैं, दो दे आर गोइंग एट 15-18%, है ना? तो अब इनका वैल्यूएशन नॉर्मल रेंज में आ रहा है, ऐसा मेरा अंदाजा है। ओके। तो नॉर्मल रेंज में वैल्यूएशन आने पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आप एकदम रॉकेट वाला रिटर्न बना लें। नॉर्मल रेंज में आने का मतलब ये कि अब प्राइस स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो हो सकता है। प्राइस जी। मूवमेंट कब आना चाहिए, ये आपको अब यहाँ पे जो हम चार्ट आते हैं, उस पे आके समझना होगा। तो प्राइस रन आने के लिए इसका थोड़ा-सा ग्रोथ रेट थोड़ा-सा और बढ़ना पड़ेगा, और वो स्टॉक आपको बताएगा 275 के ऊपर, कि हाँ, अब यहाँ से ग्रोथ रेट और इम्प्रूव हो सकता है। 275 के ऊपर अगर इसका क्लोज मिलने लगेगा ना, तो आप समझें कि एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि अब ये रिकवरी वाले मोड में मतलब जाएगा, या कंसोलिडेशन, या ये कह सकते हैं कि 220 के आसपास का जो इसने बॉटम बना लिया, इट्स ए काइंड ऑफ ट्रस्टवर्दी बॉटम। हाँ, और फिर हम आगे की सोच रख सकते हैं, लेकिन हमेशा दोनों को मिला के चलना पड़ेगा, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आगे भी ऐसा नहीं है 270 के ऊपर निकल गया तो वो जो महिला थी उनको इतना बता दीजिएगा कि 270 के ऊपर निकल गया तो सोमेश कुमार गारंटी देने वाला कोई नहीं है कि ये 350 हो जाएगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि तरीका ये होना चाहिए कि 220 पे रिस्क रख लीजिए और फिर आगे देखिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट छोड़ के आपको कोई काम करना है, तो फिर तो आप बैंक एफडी कर लीजिए जी, सिंपल। जी, अब वापस यही चीज़, इतनी सारी विस्तार से सारी बातें समझा ली, उसके आगे आप कहें कि भई सोमेश जी ने कहा था कि 220 के नीचे नहीं गिरेगा, तो सोमेश जी इसकी गारंटी आप ले रहे हैं क्या कि 220 के नीचे नहीं गिरेगा? अरे! मेरे ऊपर बालाजी का इतना बड़ा भी आशीर्वाद नहीं रहेगा कि मैं बोल दूँ कि 220 तो 220। मैं चीज़ों को मैं डेटा पढ़ता हूँ, और डेटा पढ़ने में थोड़ी बहुत गलती ऊपर-नीचे हो सकती है। लेकिन मैं जितना भी डेटा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जनवरी में कोई ऐसा डेटा नहीं बन रहा है जो आपको ये ब्लाइंड बाय करने का कोई 65-70 टाइम्स जी। ऑब्ससीन वैल्यूएशन, कैसे बात हो सकती है? अरे, हम तो इतनी कोशिश करते हैं सोमेश से कुछ निकलवा लें कि अच्छा खरीदना है कि नहीं खरीदना है, लेकिन ये कुछ कभी बोलते ही नहीं है, तो ये सवाल ही कहाँ से आया कि हाँ, सोमेश जी के कहने पर। ख़ैर एनीवे, इसीलिए कई बार हम ये समझते हैं कि मतलब जो बात कही जा रही है उसको समझने के लिए भी आपको थोड़ी पढ़ाई-लिखाई करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अ, और कहीं भी कुछ भी आप सुन लें, टीवी पे सुन लें, किसी अखबार में पढ़ लें, कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते, सुनते हैं, देखते हैं, तो उस पर आपको अ, आगे अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता है। और साथ में ये भी कि आप हर रोज़ तो मान लीजिए आपने किसी भी एक्सपर्ट को सुना, सिर्फ़ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक्सपर्ट को सुना, वो एक्सपर्ट आपको हर अगले दिन तो उपलब्ध नहीं है ना कि आज शेयर का भाव ये हो गया, अब क्या करें? तो जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं समझेंगे, तो आपने एक बार तो आगे बढ़ गए। जैसे किसी जंगल में आप घुस रहे हैं, आप शेयर बाज़ार एक जंगल ही है जिसमें कोई मैप काम नहीं करता है। एक बार आपको बता दिया गया कि इस जंगल में मोटा-मोटा आप यहाँ से आगे जाएँगे, आपको ये मिलेगा, लेकिन उसके आगे आपको खुद इस जंगल को पार करना आना चाहिए।